स्वागत है मित्रों आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। विज्ञान की क्लासेस शुरू की थी हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या होती है और कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियां हैं, वैज्ञानिक विधियों के चरण कौन कौन से हैं। और हम लोगों ने देखा था कि विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान है। फिर देखा था विदेशी वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान है और हमने देखा था कि प्रौद्योगिकी क्या होती है। आज हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन क्या है। तो शुरू करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन। वास्तव में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इनका कहने का मतलब है कि विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता है उसी हिसाब से प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्निक्स। जैसे विज्ञान का विकास होगा उसी उसी हिसाब से टेक्निक्स में भी चेंजिंग आएगी। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी भी विकसित होती है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। किस क्षेत्र में विज्ञान ने क्या 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 से क्या था और क्या हो गया है। पहले कहाँ भाप के इंजन थे और अब ईंधन नए नए आविष्कार हुए हैं, जिससे यात्राएं जो हैं वो बहुत सफल हो गई हैं। पहला पॉइंट है इसमें, सर जेम्स वाट के भाप के इंजन के आविष्कार का फल है कि इससे रेलों तथा बड़े इंजनों का निर्माण हुआ। जब जेम्स वाट ने पहली बार भाप के इंजन का आविष्कार किया तो उससे पहले रेलें और बड़े बड़े जो इंजन थे उनका निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन जब भाप का आविष्कार हो गया, यानी भाप के इंजन का आविष्कार हो गया, तो बड़ी बड़ी रेलें बनने लगी। और उसके बाद जब धीरे धीरे और ज़्यादा प्रौद्योगिकी विकसित हुई, विज्ञान विकसित हुआ, तो पेट्रोल उपलब्ध हो गया। तो ऐसे हल्के हल्के ईंधनों का मतलब ऐसे जो नए नए ईंधन आने लगे, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी वगैरह, उनसे नए नए तकनीक से नए नए इंजन बनने लगे जो भाप के इंजन से ज़्यादा शक्तिशाली थे। और इनका प्रयोग हवाई जहाज़ उड़ाने में किया जाने लगा। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है, नई नई तकनीक की जहाज़ें, लड़ाकू विमान, सुपरसोनिक जेट, जंबो जेट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर इत्यादि बन रहे हैं। इसमें कुछ समझने वाला पॉइंट है नहीं। अगला पॉइंट है, पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। सबको पता है पहले लोग पत्र व्यवहार के द्वारा एक दूसरे से अपना संप्रेषण करते थे। पहले के लोग टेलीग्राम वगैरह से संदेश भेजते थे, हाल चाल पूछते थे। अगर कोई इमरजेंसी होती थी तो उसमें काफ़ी दिन लग जाते थे। लेकिन आज संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ है, वैसे वैसे नई नई टेक्निक्स यानी नई नई प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ है। नई नई मशीनें बन रही हैं, जिससे मानव जीवन काफ़ी आसान हो गया है। अगला पॉइंट है, विद्यालयों एवं कॉलेजों में पहले शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्ययन किया जाता था और आजकल ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर तथा इंटरनेट आधारित शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ है। पहले जैसे नॉर्मल क्लासेस चलती हैं वैसे चलती थी, अब तो आजकल के ज़माने में स्मार्ट क्लासेस चलने लगी हैं और अब तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। सबको पता है, सभी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अगला पॉइंट है, पहले के समय में लोग गांव के चौपाल में बैठकर लोक संगीत, आल्हा, नाच, नौटंकी इत्यादि ये माध्यम से मनोरंजन करते थे। लेकिन आजकल क्या है, टेलीविज़न आ गया है, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के साधन बन गए हैं, रेडियो वगैरह। सबसे ज़्यादा तो मोबाइल फ़ोन मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन आजकल के ज़माने में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में पुरानी परंपरागत कृषि साधनों के स्थान पर आधुनिक साधनों का प्रयोग एवं आधुनिक हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सफल हुए हैं। और यह सब हरित क्रांति के द्वारा ही संभव हुआ है। पहले जो पुरानी परंपरागत तरीके थे, जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो सबको अनाज अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो परंपरागत तरीके थे उससे उपज काफ़ी कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे नई तकनीकों का विकास हुआ, नई नई मशीनें आई,
फिर हाइब्रिड बीज आए, उससे उनका यूज़ करके जो कृषि उत्पादकता थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और ये हरित क्रांति क्या है? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। यह हरित क्रांति सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग ने लेकर आया था, और हिंदुस्तान में सबसे पहले MS स्वामीनाथन लेकर आए थे। और हरित क्रांति जब आई उसके बाद से ही पूरे हिंदुस्तान में सबको अनाज सब तक पहुंचने लगा पर्याप्त मात्रा में। अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक तकनीकी विकास के साथ पर्याप्त मात्रा में मछलियां, अंडे आदि का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है तथा विदेशों में इसका निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित करने में सफलता प्राप्त हो रही है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है तो अरे कैसे कृषि करें, कैसे मछली, अंडे इत्यादि का उत्पादन किया जाए, उन सब की नई नई तकनीकें आ रही हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ की बढ़ती जनसंख्या उनको भी पौष्टिक आहार मिल रहा है, और हम लोग विदेशों में भी निर्यात कर पाते हैं, और हम विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। तो ये तो हमारे नॉर्मल जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान हम लोगों ने देखा। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जब विकास हुआ तो बहुत सारे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है औद्योगिक क्रांति। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। इतनी ज़्यादा टेक्निक्स बढ़ गई हैं कि पहले हम लोग जब ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी तो बाहर से मशीनें मंगवानी पड़ती थी, लेकिन आज हमारा देश इतना डेवलप हो गया है कि छोटी से लेकर बड़ी बड़ी सब तरह की मशीनें और उन मशीनों को बनाने वाली मशीनें सब चीज़ बन रही है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज़, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी हैं, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विस्तार से ही संभव हो पाया है। ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया है। जैसे जैसे विज्ञान का विस्तार हुआ वैसे वैसे प्रौद्योगिकी बढ़ने लगी, नई नई टेक्निक्स आई, तो उसी के हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आ गई। अगला पॉइंट है जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी ईमेल और इंटरनेट के विकास के परिणामस्वरूप जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। ये तो सभी को पता है। इंटरनेट के विकास से जनसंचार क्षेत्र जो है, संप्रेषण के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। अगला पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में। ये हम लोगों ने पीछे ही पढ़ लिया, हरित क्रांति आई उसके बाद कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पूरी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध होने लगा। जनसंख्या विस्फोट के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए हरित क्रांति लाई गई, जिससे आधुनिक मशीनों, उपजाऊ बीज एवं कीटनाशकों की मदद से कृषि उपज में वृद्धि हुई है और संपूर्ण जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिलने लगा। अगला पॉइंट है ईंधन, यानी ईंधन के क्षेत्र में कैसी क्रांति आई। वर्तमान ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने का गैस, इन सब का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, जिससे पुराने परंपरागत ईंधन स्रोतों में लगने वाले श्रम एवं समय से मुक्ति दिलाई है। पहले जो ईंधन थे, जैसे परंपरागत तरीके, यानी जैसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ थी, उनको लाने में फिर उनको जलाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी, लेकिन आजकल के जो ईंधन है जैसे LPG वगैरह, वो सब बहुत आसानी से जलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं और ऊर्जा की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। अगला पॉइंट है चिकित्सा के क्षेत्र में। अनेक बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं था, उनके लिए नई औषधियां खोजी गईं, जैसे कि चेचक, हैजा, TB, इन जैसी बीमारियों से रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जाता है। सबको पता है, बचपन में इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, टीकाकरण किया जाता है बीमारियों से बचाव के लिए। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे इत्यादि की मदद से अंदरूनी बीमारियों का पता लगाकर रोकथाम एवं इलाज में काफ़ी हद तक सफलता मिली है और मृत्यु दर इससे बहुत ज़्यादा कम हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में। दूसरे देशों द्वारा आक्रमण से सुरक्षा के लिए युद्ध अस्त्र बनाए जा रहे हैं। पहले जब तकनीकी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी तो हम लोगों को बाहर से
आयात करना पड़ता था। लेकिन अब हमारे देश में टेक्निक्स के बढ़ने से, विज्ञान के क्षेत्र में विकास होने से अब यहीं पे मिसाइलों का निर्माण होने लगा, कृत्रिम उपग्रह बनाए जाने लगे। जैसे पृथ्वी के आसपास ही हमारा एक उपग्रह चक्कर लगाता है, एक शैक्षिक उपग्रह भी है। अनेक मिसाइलों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हुआ है और सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम के मिसाइल का प्रक्षेपण सबसे पहले सफलतापूर्वक हुआ था। कृत्रिम उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। इसी से दूर संचार व्यवस्था का अभूतपूर्व विकास हुआ है। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये तो रहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अगला पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियाँ। जैसे विज्ञान का जितना यूज है उतना ही इसका लॉसेस भी हैं। जितना ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है उसी तरह इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला पॉइंट है बड़े बड़े उद्योगों की संख्या में वृद्धि से इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, इतना पैसा कौन वेस्ट करना चाहेगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उनको पहले उपचारित करके तब नदियों में बहाया जाए। वैसे डायरेक्टली बहा देते हैं, जिसके कारण नदियाँ जो हैं वो प्रदूषित होती जा रही हैं। और केवल नदियाँ ही नहीं, उसके आसपास का जो भू क्षेत्र भी होता है, भूभाग होता है, वो सब भी प्रदूषित हो रहा है। अगला पॉइंट है कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग मृदा प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रहा है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। जो इतने सारे नए नए तरह के खाद और कीटनाशक दवाएं जो भी हैं, इन सब का यूज़ किसान बहुत ज़्यादा स्केल पे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल स्केल पे कर रहे हैं, तो जिसके कारण जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है और अनाज भी उतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। और जो भूमि होती है उसकी उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती जाती है। जितना ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करेंगे उतनी ही भूमि की क्षमता नष्ट होती जाती है, क्योंकि जितना प्रयोग करेंगे अगले बार उससे ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे तो भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। अगला पॉइंट, मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डीजे। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मनोरंजन के साधन बढ़ रहे हैं लोग उनका ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं और इससे ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो गाड़ियां हैं इनसे भी बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। ये तो सभी को पता है। जो नई नई बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं तो सारे कार्यों को करने के लिए उसी का यूज़, मशीनों का ही यूज़ किया जाता है, जिससे लोगों की ज़रूरतें कम होती जा रही हैं और इसी के कारण बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। ये तो सबको पता है जंगलों की कितनी ज़्यादा कटाई हो रही है और इसके कारण जो है वातावरण है उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो वन्य जीव हैं उनको उनके आवास छीनते जा रहे हैं, जिसके कारण उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। वही बात हो गई, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तथा इसके कारण अनेक जीवों का आवास छीनने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब इन जो हानियाँ हो रही हैं, जो लॉसेस हो रहे हैं, इनसे बचने के उपाय क्या हैं? विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध बस यूज़ करते जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, एक गाड़ी में एक लोग बैठ के आराम से जा रहे हैं और पूरी जगह खाली है। ऐसे सब लोग अपने इकलौती गाड़ियाँ लेके घूमे जा रहे हैं, वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अंधाधुंध प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, समझदारी से प्रयोग करना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का, जिससे उनका दोहन कम होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना चाहिए, ना कि समाज के जो बैलेंस है उसको बिगाड़ने के लिए करना चाहिए। इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि विज्ञान के अनुप्रयोग की प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वैज्ञानिक चीज़ें, जो भी नई नई टेक्निक्स हैं, उनसे जो चीज़ें बन रही हैं, उनसे हमें ध्यान देना चाहिए कि वातावरण पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। और क्योंकि अगर वातावरण पे बुरा असर पड़ेगा तो हमारे ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अब कुछ सवाल हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? ये तो सबको पता है, एक्सरे का आविष्कार विलियम रोन्टगन ने किया था। निम्नलिखित यातायात साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? पहला है बैलगाड़ी, ये तो होगा नहीं, ये तो पहले के ज़माने के लोग हाथ से बनाते थे। और दूसरा है घोड़ा गाड़ी। तीसरा है साइकिल, ये साइकिल ही होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे बढ़ी है वैसे साइकिल बनने लगे। पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँटों से सवारी की जाती थी, हाथियों पे सवारी की जाती थी। अगला सवाल है, एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या है? इसके ऑप्शन है, पहला शैक्षिक समिति है, या फिर शैक्षिक कार्यक्रम है, या फिर शैक्षिक उपग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एजुसेट है वो शैक्षिक उपग्रह है। तो ये विज्ञान का पहला चैप्टर आज हम लोग का ख़त्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।